क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? लोसर किस केंद्र शासित प्रदेश का नव वर्ष है? दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश कौन सा है? ऐसे ही 17 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 17 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है और यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और आज की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रत्येक वर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, यानी कि कल ही 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 16 दिसंबर। लेकिन यह विजय दिवस किस इतिहास के कारण मनाया जाता है? तो हमारे भारत देश और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था जो कि 1962 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और दोनों में हमारे भारत देश की विजय हुई थी। तो ये इतिहास है, यहां पर पढ़िए 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को देश की पश्चिमी सीमा पर बसंतर नदी, कौन सी नदी? बसंतर नदी के किनारे खुले मोर्चे पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था। और बाद में आपको भी पता है कि पूर्व पाकिस्तान था, उसका बांग्लादेश में रूपांतरण हुआ, यानी कि एक नया देश बन गया बांग्लादेश। और इसीलिए भारतीय सेना 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाती है और पाकिस्तान ने इस युद्ध में 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उनका यह 50 साल हाल ही में पूर्ण हुए और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री यह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किसने किया? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। प्रज्वलित किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने। इमेज में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यह मशाल को प्रज्वलित करते हुए। और विजय दिवस के मौके पर विजय ज्योति यात्रा को दिल्ली से रवाना किसने किया? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका भी सही आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए लोगों का अनावरण किसने किया? तो यहाँ इमेज में देख सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह 50वीं वर्षगांठ पर एक लोगो का अनावरण किया। और यहाँ जब युद्ध और बलिदान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं तो पूरे साल में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, जैसा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, क्योंकि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी। और भी एक शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने का दिन यह 23 मार्च है। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। और विजय दिवस आज ही यानी कि कल ही मनाया गया 16 दिसंबर को। ओके, दूसरा क्वेश्चन। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। लोसर निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का नव वर्ष है? 15 दिसंबर को लोसर का नव वर्ष मनाया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 15 दिसंबर को लद्दाख की नव वर्ष यानी कि लोसर मनाया गया। और लोसर किस भाषा का शब्द है? इसका मीनिंग क्या होता है? तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नया वर्ष। यानी कि लो का मीनिंग होता है नया और सर का मीनिंग होता है वर्ष या युग।
और हमारे भारत देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न तिथि को नव वर्ष मनाया जाता है, वो भी हम यहाँ याद कर लेते हैं। पंजाब में नया साल वैशाखी नाम से 13 अप्रैल को मनाई जाती है। वैशाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को पंजाब में, यह नव वर्ष है पंजाब का। और आंध्र प्रदेश में नया साल उगादी के रूप में मनाते हैं, और उगादी जिसका सही अर्थ है युगादि, और यह युग प्लस आदि का अपभ्रंश शब्द है उगादी, और यह चैत्र महीने का पहला दिन होता है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में पोंगल 15 जनवरी को नए साल के रूप में आधिकारिक तौर पर भी मनाया जाता है, और यह बात भी याद रखनी है, पोंगल तमिलनाडु। और महाराष्ट्र की बात करें तो गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, यानी कि महाराष्ट्र का नव वर्ष। और मारवाड़ी नया साल दीपावली के दिन होता है, जबकि गुजराती नया साल दीपावली के दूसरे दिन होता है। और इसी दिन जैन धर्म का नव वर्ष भी होता है, लेकिन यह व्यापक नहीं है। अक्टूबर या नवंबर में यह दीपावली का त्योहार आता है, जो गुजराती लोगों का नव वर्ष है। और इस्लामिक कैलेंडर का नया साल मुहर्रम को होता है। तो यह फैक्ट याद रख लीजिए। और जब बात करते हैं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर, वो लद्दाख के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किस नाम से एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दोनों ने मिलकर डाक पे नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डाक पे। और डाक पे की शुरुआत किसने की है? हमारे रविशंकर प्रसाद ने। डाक पे की शुरुआत करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 से निपटने में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रयासों की सराहना की, जो हाल ही में डाक पे नामक एक नया डिजिटल भुगतान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। और ये डाक पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक नया एप्लीकेशन है, जिसमें कोई भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके इससे गूगल पे, फोन पे में काम जो भी होता है, इसमें डाक पे के थ्रू वो सभी काम हो सकता है। यानी कि आप यदि गूगल पे का यूज करते हैं, फोन पे का यूज करते हैं, इसी तरह आप डाक पे नामक एप्लीकेशन के जरिए भुगतान कर सकते हैं। और जब बात करते हैं यहां इंडियन पोस्ट की, तो इंडियन पोस्ट के इतिहास के बारे में भी मैं आज आपको बता दूं। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कहां स्थापित किया, कब? कोलकाता में स्थापित किया गया 1774 में। और स्पीड पोस्ट भारत में कब शुरू हुआ? 1986 में। और मनी ऑर्डर सिस्टम भारत में कब शुरू हुआ? 1880 में। और पहला डाकघर जो भारतीय सीमा के बाहर है वो कहां पर है? अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में। कब शुरू हुआ? 1983 में। और जब यहां यह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके वर्तमान MD एंड CEO कौन है? जे वेंकटरमू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कब लॉन्च किया था? 2018 में। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, 16 दिसंबर को किसने अपनी स्थापना की 29वीं वर्षगांठ मनाई? जी हां, हमारे पड़ोसी का देश तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ दूरी पर है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान ने अपनी स्थापना की 29वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान 16 दिसंबर को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी स्थापना की 29वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी कि 16 दिसंबर को मनाई। भारत और कजाकिस्तान के संबंध 2000 वर्षों से अधिक प्राचीन और ऐतिहासिक है। और यहां जब कजाकिस्तान की बात करते हैं तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था, यानी कि 2019 के नवंबर में। काजिंड 2019 नामक एक सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। तो यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2019 कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। और बात करें कजाकिस्तान की तो आप मैप में देखिए,
भारत के लोकेशन के लिहाज से यहाँ पर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ पर स्थित है यह कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम है नूर सुल्तान और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति है कासिम जोमार्ट तोकायेव। इमेज में आप देख सकते हैं। और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? अस्कर मामिन। और कजाकिस्तान में सबसे ऊंचा बिंदु जिसका नाम क्या है? खान तांगिरी शिनजी, जो कजाकिस्तान में सबसे ऊंचा बिंदु है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में स्वदेश निर्मित इंटरसेप्टर नौका को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में कहां से शामिल किया गया? इमेज में देख सकते हैं। एक इंटरसेप्टर नौका को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया गया है सूरत के हजीरा से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूरत के हजीरा से यह शामिल किया गया। सूरत जिले के हजीरा में मंगलवार को एक कार्यक्रम में स्वदेश निर्मित, जी हां, मेड इन इंडिया इंटरसेप्टर और यह शत्रु को पकड़ने वाली एक इंटरसेप्टर नौका को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया गया। और इसका नाम क्या है? C454, यानी कि C454 नामक इस नौका को लार्सन एंड टूब्रो ने अपने हजीरा संयंत्र में तैयार किया है। किस कंपनी ने तैयार किया है इसका नाम मत भूलिएगा। लार्सन एंड टूब्रो नामक कंपनी ने हजीरा संयंत्र पर इसे निर्मित किया। और इंटरसेप्टर नाव गुजरात की 1600 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जी हां, हमारा भारत देश का सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य वो है गुजरात और गुजरात की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करेगी यह इंटरसेप्टर हाल ही में जो बोट है वो। इंटरसेप्टर बोट में इंजन, नेविगेशन प्रणाली के मामले में यह अत्याधुनिक है, यानी कि यहां बहुत ही अच्छी टेक्निक इसमें डाली गई है। और हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ऑलिव लॉन्च किया। और ऑपरेशन ऑलिव को लेकर भी दोस्तों हाल ही के दिनों में यह सुर्खियों में है। और ऑपरेशन ऑलिव यानी कि ऑलिव रिडले जो कछुए है यानी कि ओडिशा राज्य में, वो आपने कहीं पढ़ा होगा। तो यह ऑपरेशन ओडिशा में लुप्तप्राय ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है, क्योंकि यहां समुद्री तट पर ऐसे बड़ी मात्रा में ऑलिव रिडले जो कछुए हैं वो पाए जाते हैं ओडिशा के तट पर। और ऑपरेशन ऑलिव की बात करें, ऑपरेशन ऑलिव को वर्ष 1999 में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे समुद्री प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। और पारादीप जो ओडिशा का एक प्रमुख बंदरगाह है, पारादीप स्थित भारतीय तटरक्षक बल के मुख्यालय हर साल ओडिशा तट से इस अभियान की शुरुआत भी करता है। और बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो आप ऑफिशियल लोगो देखिए जिसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षामः। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? 18 अगस्त 1978 को। भारतीय तटरक्षक बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, जिसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। इंडियन कोस्ट गार्ड में कार्यरत कर्मचारी की संख्या कितनी है? 15,714। और भारतीय तटरक्षक बल में 175 वेसल तथा 44 एयरक्राफ्ट शामिल है। छठा क्वेश्चन, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश कौन है? हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है और इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है जापान। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। जापान के बाद इटली और इटली के बाद चाइना सबसे दुनिया का बुजुर्ग देश है। और यह एक आर्टिकल छपा है लिंसेट में। लिंसेट में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के आखिरी तक जापान की जनसंख्या आधी हो जाएगी। 2017 की जनगणना के अनुसार जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन इस शताब्दी के आखिरी तक ये घटकर 5 करोड़ 30 लाख तक हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी तरह का आर्टिकल लिंसेट में छपा है। और जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है और 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की दर भी सबसे ज्यादा जापान में ही है। सरकारी अनुमान के अनुसार साल 2040 तक जापान में बुजुर्गों की आबादी 35% से ज्यादा हो जाएगी। और दूसरे स्थान पर है इटली और तीसरे स्थान पर है चाइना। और बात करते हैं जापान की, तो आप मैप में देखिए, जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं यह है जापान, बहुत से द्वीपों में बटा हुआ। जापान की करेंसी है येन और जापान की संसद का नाम क्या है? डाएट। और जापान के हाल ही के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं?
योशिहिदे सुगा। और जापान के लोगों की औसत आयु 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सर्वाधिक है। यानी कि जापान देश में सबसे अधिक बुजुर्गों की संख्या है। 7वां क्वेश्चन, अमेरिका में अब तक कोविड-19 महामारी से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? कोविड-19 के कारण अमेरिका में तकरीबन 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 लाख। लेकिन यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कोविड महामारी का पहला टीका दिए जाने की घोषणा की। खाद्य और औषधि प्रशासन की अनुमति के बाद न्यूयॉर्क में आईसीयू की नर्स सेंड्रा लिंडसे, इमेज में देख सकते हैं, सेंड्रा लिंडसे को पहला टीका लगाया गया। अमेरिका में एफडीए ने फाइजर की कोविड वैक्सीन बायोएनटेक को आपातकालीन स्थिति में उपयोग की अनुमति दे दी थी। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन की 22 समितियों का गठन किया? बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन की 22 समितियों का गठन किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय कुमार सिन्हा, इमेज में आप देख सकते हैं। विजय कुमार सिन्हा ने सदन की 22 समितियों का गठन किया है और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुरेंद्र यादव को महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर यादव को आकलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कोई भी बिहार से हमारा सब्सक्राइबर फ्रेंड बिलोंग करता है तो यह बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, बिहार की कैपिटल का नाम क्या है, वो तो अक्सर मैंने आपको कई बार बताया। लेकिन बिहार के राज्य प्रतीक के बारे में भी आप जान लो। बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया, बिहार का राजकीय पशु है गौर, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल और बिहार का राजकीय फूल है कचनार। बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष और बिहार का राजकीय मछली है मांगुर, जो इमेज में आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन, 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम वेंकैया नायडू। 12वें ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यानी कि 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री एम वेंकैया नायडू ने करों में छूट देकर पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हरित भवनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनसंचार माध्यमों के जरिए अभियान चलाने का भी आह्वान किया है। यानी कि इसी तरह के जो आवास है वो पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाते हैं और इसका जिक्र किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और इमारतें बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है, इसलिए सभी पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और ऊर्जा तथा संसाधनों की दृष्टि से किफायती इमारतें बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए, जिसका जिक्र किया है एम वेंकैया नायडू ने। और एम वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति और वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी है, तो हमें यहाँ राज्यसभा के बारे में भी याद रखना चाहिए। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं भी दी। और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 250, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य है वो है 245 और वर्तमान 245 सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 233 और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सदन का सदस्य नहीं होता। यह बात याद रख लीजिए कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो सदन का सदस्य होता है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े फैक्ट वो आपको याद रखने चाहिए। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के 100 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों 1 महीने में कोरोना संक्रमित हुए? कोविड-19 के कारण 1 महीने में एक संस्थान
आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के 100 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों हैं वो कोविड-19 से संक्रमित हुए और फिर से इस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया, लॉकडाउन किया गया। आईआईटी मद्रास में एक महीने में 100 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्थायी तौर पर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अभी तक तमिलनाडु में कोरोना के 9,951 मरीज हैं। और जब बात करते हैं आईआईटी मद्रास की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सुर्खियों में आया था। भारतीय लिपि को निम्न में से किस संस्थान की टीम ने विकसित किया है? भारतीय लिपि को आईआईटी मद्रास की एक टीम ने विकसित किया। तब भी मैंने आपको आईआईटी मद्रास के बारे में बताया था। क्या बताया था? भारतीय लिपि एक सामान्य लिपि के रूप में तैयार की गई है जो सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं को व्यक्त कर सकती है। और भारतीय लिपि को आईआईटी मद्रास में श्रीनिवास चक्रवर्ती की टीम ने विकसित किया है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस लड़की ने यूनिको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तकरीबन 10-12 साल की एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है लक्ष्मी साई। लक्ष्मी साई ने यूनिको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। और इमेज में देख सकते हैं लक्ष्मी साई को। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक लड़की लक्ष्मी साई ने अपनी पाक कला का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हर किसी को हैरत में डाल दिया। और उन्होंने क्या कारनामा कर दिखाया? देखो, लक्ष्मी साई ने महज 58 मिनट में 46 व्यंजन पकाकर यूनिको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इमेज में आप देख सकते हैं सिर्फ 58 मिनट में 46 व्यंजन इस लड़की ने बनाए। नाम मत भूलिएगा, लक्ष्मी साई। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में रोडम नरसिम्हा का निधन हो गया। वे कौन थे? रोडम नरसिम्हा वो एक जाने माने साइंटिस्ट थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैज्ञानिक। इमेज में आप देख सकते हैं प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा का देर रात बेंगलुरु के निजी अस्पताल में निधन हो गया और वे 87 वर्ष की आयु के थे। और हल्के लड़ाकू विमान की बात करें, उन्होंने इस हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण में अहम योगदान दिया था और हमारी भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। हल्के लड़ाकू विमान जैसे देश के एरोस्पेस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए उन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 13वां क्वेश्चन, नौसेना अपने नए युद्धपोतों के लिए कितनी ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने जा रही है? हमारी भारतीय नौसेना तकरीबन 38 ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 38। और यह बात सामने कब आई? 38 अधिक रेंज की, यानी कि तकरीबन इसकी रेंज है 450 किलोमीटर वार करने में सक्षम होगी यह ब्रह्मोस मिसाइल। 38 अधिक रेंज की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद भी है। और ब्रह्मोस युद्धपोतों का मुख्य स्ट्राइक हथियार होगा। ब्रह्मोस युद्धपोतों का मुख्य स्ट्राइक हथियार होगा और पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत चीन में जारी सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ लगातार सीमा पर चलने वाली तनातनी के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है और यह डिसीजन जल्द ही लिया जाएगा हमारे रक्षा मंत्रालय की ओर से। 14वां क्वेश्चन, एंटोनियो गुटेरेस ने निम्न में से किस यूनाइटेड नेशंस अधिकारी को चीन में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया है? यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी नाम है एंटोनियो गुटेरेस और उन्होंने हाल ही में सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिद्धार्थ चटर्जी। इमेज में आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतवंशी वरिष्ठ यूनाइटेड नेशंस अधिकारी नाम क्या है सिद्धार्थ चटर्जी को चीन में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया है। और यह रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर्स क्या कार्य करते हैं? रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर्स देश के स्तर पर विकास के लिए यूनाइटेड नेशंस महासचिव के प्रतिनिधि होते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, सतत विकास, मानवीय साझेदारी और शांति और सुरक्षा का 25 वर्षों का अनुभव है हमारे यह सिद्धार्थ चटर्जी के पास और उन्होंने यह संयुक्त राष्ट्र में यह महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। 15वां क्वेश्चन, 2021 में
भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन होंगे? 26 जनवरी यानी कि हमारा रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारे भारत देश के चीफ गेस्ट होंगे बोरिस जॉनसन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोरिस जॉनसन। बोले तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, कमला हैरिस हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिका की उपराष्ट्रपति, और जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। लेकिन भारत देश की यह रिपब्लिक डे के अवसर पर बोरिस जॉनसन हमारे भारत देश के चीफ गेस्ट होंगे। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2021 में भारत के गणतंत्र में मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था। और बोरिस जॉनसन भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले दूसरे ब्रिटिश नेता है। इससे पहले जॉन मेजर 1993 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे, और यह ऐसे दूसरे नेता है जो ब्रिटेन से भारत आ रहे हैं। और G7 में हाल ही में जो बैठक आयोजित होने वाली है, तो ब्रिटेन की ओर से हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भी न्योता मिला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने G7 देशों की बैठक के लिए 3 अन्य देशों को आमंत्रित किया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया शामिल है। और बोरिस जॉनसन की बात करें, बोरिस जॉनसन का जन्म 9 जून 1964 को हुआ था। वे 2008 से 2016 तक लंदन के मेयर रहे। वे 2016 से 2018 तक विदेश सचिव भी रहे, और वे वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। 16वां क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का निर्माण किया जा रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का निर्माण किया जाने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और यह बात किसने कही है? बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश और भारत के बीच स्वाधीनता सड़क 21 मार्च 2021 पर चालू हो जाएगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन ने कहा है कि यह सड़क भारतीय दिशा में कार्यात्मक है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार भी बढ़ेगा। भारत और बांग्लादेश के संबंध की बात करते हैं तो दोनों देशों ने मार्च 1972 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की थी। उस समय हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ढाका की यात्रा की थी। भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2014 में $1 बिलियन का सॉफ्ट लोन भी बांग्लादेश को दिया। 17वां क्वेश्चन, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 पॉल सेंट-टॉ ने जीता। वे किस देश के हैं? पॉल सेंट-टॉ वो हमारे भारत देश के पड़ोसी मुल्क बोले तो म्यांमार के एक पर्यावरणीय कार्यकर्ता है जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है म्यांमार, और म्यांमार के यह व्यक्ति, नाम मत भूलिएगा, पॉल सेंट-टॉ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, शॉर्ट में बोले तो IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सेंट-टॉ को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में करेन लोगों के आत्मसमर्पण को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है IUCN की ओर से। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, जिसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर ब्रूनो ओबेरले, इमेज में देख सकते हैं। और IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्रंथी में स्थित है। IUCN के फाउंडर कौन है? जूलियन हक्सले। और IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और जब यहां म्यांमार के एक व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है, ब्रिटिश राज के बाद इस देश को अंग्रेजी में बर्मा कहा जाने लगा। म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। म्यांमार के राष्ट्रपति है यू विन मिंट, और म्यांमार की राज्य सलाहकार है आंग सान सुकी, इमेज में देख सकते हैं। और म्यांमार की करेंसी है क्याट। आप यहाँ इमेज मैप में देखिए, यहाँ पर हमारा यह अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर नागालैंड, और इनसे सटा हुआ है यह म्यांमार देश। क्लियर। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, समुद्री गोताखोरों के एक समूह ने निम्न में से किस सागर में एक एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन की खोज की है? एनिग्मा एन्क्रिप्शन मशीन की खोज बाल्टिक सी में की गई है एक खोजकर्ताओं के समूह ने, यानी कि गोताखोरों के एक समूह के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाल्टिक सागर।
और यह मशीन भी कल मैंने आपको बताई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है राठौड़ भावना, ओगानिया उत्तम, योगेश रावत, मकवाणा प्रेमजी, पर्वत डामोर फ्रॉम अरावली से, रशीला डामोर, विश्व मेवाड़ा, प्रफुल्ल भाई डोडिया, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है राजेंद्र सिंह चुडासमा, आकाश गुप्ता, सिसोदिया धर्मेश, संजय कुमार, काजी यूनुस, काल सिंह मावी, राजनाथ कुमार, दीवान तड़वी और नीलेश सोलंकी, जगदीश लावा, कौतुक कुमार मोवलिया, वीटी ब्लॉग्स नामक एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है विक्की विशाल त्रिवेदी, करण सथवारा, अंकिता ए चौधरी, गौरांग प्रजापति, आशीष राउत, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा? हमारा कंटेंट कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो मैं एक छोटी सी उम्मीद आपसे रखता हूं। फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।